हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि क्वांटम सीरीज का है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसी को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के यूनिट 1, उसके बाद से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, जितने भी क्वांटम सीरीज के यानी कि टोटल 5 यूनिट्स है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का पार्ट 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेहद ज़रूरी है जानना। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। ये आप भी जानते होंगे, अगर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा किसी भी कंट्री में नहीं है तो कंट्री बेशक डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ओके, तो यह एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ओके, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप भी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो वेरियस रोल है, इम्पोर्टेंस है। अगर ठीक प्रकार से किसी भी कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो वो क्या है, इकोनॉमिक रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका इकोनॉमिक जो है कि डेवलपमेंट करेगा। ओके, सोशल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पॉलिटिकल रोल भी ट्रांसपोर्टेशन के। तो बेसिकली ये सारे आपके 3 रोल्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो किस कौन कौन से मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका बाई, आप जो है कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बाई वाटर कर सकते हैं, बाई एयर कर सकते हैं। अब हम बात करें लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, तो इसमें भी कई प्रकार के ट्रांसपोर्ट सुविधा अवेलेबल होते हैं। बाई पथवे, ओके, रोडवे, ट्राम वे, रेलवे, आपने सुना भी होगा। ओके, इसी प्रकार वाटर वे की बात करें तो भाई आप रिवर कर सकते हैं, ओशियन के माध्यम से भी किया जा सकता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसेंजर फ्लाइट भी होता है और कार्गो, जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसको कई सारे स्टेप्स दिए हैं, स्टेप वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन गिव्स प्लेस यूटिलिटी टू द गुड्स। ओके, सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्ट मिनिमाइज द टाइम फॉर द मूवमेंट ऑफ द पीपुल एंड गुड्स, दस ट्रांसपोर्ट गिव द टाइम यूटिलिटी टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट इनेबल द क्विक मूवमेंट टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ गुड्स। यानी कि सामानों की जो गुणवत्ता है उसको सक्षम बनाता है ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो अर्बेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू गो टुगेदर। जैसा कि आप जानते हैं कि शहरीकरण और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड होता है, ज़्यादातर जो इकोनॉमिक डिपेंड होती है और जो शहरीकरण है दोनों साथ साथ होता है। यानी कि जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना बेटर होगा। ओके, तो अगर बात करें दोनों जब साथ साथ हैं एक दूसरे के, तो रैपिड अर्बनाइजेशन कैन टेक प्लेस ओनली इफ़ अ कंट्री हैज़ गुड ट्रांसपोर्टेशन। तो जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो सकता है वो केवल अगर अच्छी प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है अवेलेबल है किसी कंट्री में, तभी हो सकता है। और जब ठीक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होगा तो रैपिड अर्बनाइजेशन होगा और उसके साथ साथ जो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। कोई भी इंडस्ट्रीज है तो उसमें जो भी सामान को बाहर से मंगाया जाएगा और उसके बाद से जो प्रोडक्ट होगा उसको सप्लाई किया जाएगा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तो ओके, तो ऐसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिपेंड ऑन ऑन द गुड सिस्टम ऑन ट्रांसपोर्ट। ओके, फॉर मूविंग द raw material and finished goods. Okay, a good transport
system result in lower transport cost and thus a lower cost of goods. Okay, a good network of roads एंड रेलवे फैसिलिटीज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी रोड्स और रेलवे की फैसिलिटीज हैं और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम टूरिज्म के जो साइट ऑफ पे से भी बेटर होनी चाहिए। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कैन प्रॉस्पर ओनली इफ द कंट्री हैज गुड ट्रांसपोर्टेशन, यानी नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है तो हम कौन कौन सा इसके मोड होते हैं। बाई एयर हो सकता है, बाई रोड हो सकता है, ओके, बाई वाटर हो सकता है, बाई पाइपलाइन के थ्रू भी गैसेज या वाटर को सप्लाई किया जाता है। तो ये सारे जो हैं मोड्स हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन के। तो इसके बारे में डिफाइन करना है आपको रोड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम रोड के बारे में डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली रोड पे क्या क्या चलता है, मोटर व्हीकल, जो भी रेल रोड जो है कि भी होता है। ओके, तो ये सारे जो भी हैं, बस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रोड ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ मोटर व्हीकल जैसे कि कार, लॉरीज, बसेज, बाइसिकल एंड ट्रक्स। ओके, इसमें ये सारे इन्वॉल्व होते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रोड अकॉर्डिंग, या आप ये भी कह सकते हैं कि वेरियस टाइप्स के रोड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड फंक्शन। ओके, सम रोड्स क्या होते हैं, आर टरेड वाइल अदर आर नॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, द बेस्ट ऑफ दीज रोड्स आर द मॉडर्न रोड विच लिंक मेजर टाउन। द रोड ट्रांसपोर्ट when compared with other modes of transportation is more flexible, यानी कि अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट की किसी अदर मोड के ट्रांसपोर्टेशन से हम कंपेयर करें तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो अधिक फ्लेक्सिबल है। ओके, इट इज रिलेटिवली चीपर एंड फास्टर। रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ अ हायर कैपेसिटी ऑफ कैरिंग गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि कम दूरी के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि हायर कैपेसिटी ऑफ कैरिंग गुड्स, सामानों को लाने ले जाने के लिए अगर कम डिस्टेंस की दूरी पर, तो ज़्यादा यानी कि जो यूज किया जाता है रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही हम इसका लाया ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें हम रेलवे की। रेलवे क्या है, और एक आप बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन में जो एक डिसएडवांटेज है इसमें पड़ जाता है। तो डिसएडवांटेज में की सबसे बड़ी बात है इसमें मेंटेनेंस का। ओके, मेंटेनेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिसएडवांटेज का। ओके, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो रेलवे जो होता है, रेलवे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल। अगर बात करें हम रेलवे की तो एंशियंट टाइम में जो है कि रेलवे डेवलप नहीं था। डेवलप कब हुआ रेलवे, 19th सेंचुरी में जो है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ। जैसा कि आप इंडिया में भी जानते हैं, सबसे पहले जो ट्रेन चलाया गया था कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच, वो 1953 में। ओके, तो यानी कि 19th सेंचुरी में जो है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया गया था। ओके, इन मेनी कंट्रीज, अगर कई सारे कंट्रीज की बात करें, इन मेनी कंट्रीज दे वे आर बिल्ट स्पेशली टू पेनिट्रेट आइसोलेट रीजन। ओके, एंड हेल्प प्रमोट पॉलिटिकल यूनिटी। बात करें अगर कई सारे कंट्रीज हैं, दे वे आर बिल्ट स्पेशली कहाँ पर बिल्ड किया गया है, तो आइसोलेटेड रीजन एंड हेल्प प्रमोट पॉलिटिकल यूनिटी। ओके, their major advantage of railway transport include the provision reliable service. It has ability of conveying heavy and bulky goods. सबसे बड़े इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है रेलवे का, ये जो हैवी जो गुड्स होते हैं, ओके, बुल्की गुड्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी बेटर होता है रेलवे। ओके, इट इज़ आल्सो वेरी चीप, सेफ एंड कंफर्टेबल। ये बहुत ही सस्ता भी होता है, कंफर्टेबल होता है और सेफ होता है फॉर पैसेंजर एंड
लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसा कि हमने बताया आपसे, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या था, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेटर था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की। वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सामान जो है कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है कि ले जाना है, ओके, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ऐसे में वाटर ट्रांसपोर्ट भी बेटर होता है, चीपर होता है। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बल्की गुड्स। ओके, यानी कि जो बल्की गुड्स होते हैं उसके लिए काफ़ी सस्ता होता है लॉन्ग डिस्टेंस के केस में, यानी कि रेलवे के कंपेयर में ये और भी ज़्यादा सस्ता होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, इन द वर्ल्ड देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्ट का कह रहा है कि दो प्रकार के हो सकता है, बाई एक रिवर हो सकता है, ओके, और दूसरा बाई सी। ओके, तो ये कह रहा है टू टाइप्स का हो सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है दो प्रकार का हो सकता है, या बाई इनलैंड वाटर, यानी कि ट्रांसपोर्ट इज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू ऑल नेविगेबल रिवर, लेक, मैन मेड कैनाल्स। ओके, कैनाल, बाई कैनाल, रिवर्स, लेक्स, ये क्या है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ओके, इसी प्रकार अगर बात करें तो ओशियन वाटर वे कैरी अ लॉट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ओशियन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, मेजॉरिटी ऑफ बल्की गुड्स, जो बल्की गुड्स होते हैं, ओके, हैवी जो गुड्स होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट बेसिकली किया जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो ओशियन के थ्रू जो है कि ज़्यादातर किया जाता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो है कि चीपर होता है। ओके, और इसकी बात करें नेक्स्ट, मटेरियल एंड पैसेंजर पास थ्रू ओशियन वाटरवेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एट द चीपेस्ट कास्ट, यानी कि जो भी पैसेंजर या मटेरियल है चीपेस्ट कास्ट में एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच जो है कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और बेसिक यानी कि चीपेस्ट कास्ट पर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट आप बेसिकली सजेस्ट है एयर ट्रांसपोर्ट से, यानी कि बाई फ्लाइट। ओके, तो बाई फ्लाइट इसमें भी दो प्रकार के, यानी कि पैसेंजर भी और दूसरा कार्गो। ओके, तो एयर ट्रांसपोर्ट इज न्यूएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो नया माध्यम है एयर ट्रांसपोर्ट है। इट वाज इंट्रोड्यूस, सबसे पहले चर्चा में आया था 1903, बट डेवलप्ड जो किया गया इसका वो 1930 में डेवलप्ड हुआ। ओके, बात करें दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट। ओके, तो ये तो डोमेस्टिक ऑफ इंटरनेशनल दोनों प्रकार का फ़्लाइट होते हैं, आप जानते भी हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जा सकता है, गैस को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ओके, वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पाइपलाइन के थ्रू काफ़ी चीपेस्ट जो है कास्ट पर जो है कि ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, इसके लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट अपनाया जाता है। तो दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ हॉलो पाइप इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम एंड गैसेज। ओके, दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज सेफर देन यूजिंग टैंकर एंड ट्राली, यानी कि जो टैंक या ट्राली में हम गैस या पेट्रोल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके कंपेयर में अगर बात करें पाइपलाइन के थ्रू, तो ये क्या होता है, सेफर होता है, यानी कि सुरक्षित होता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, पाइपलाइन के थ्रू। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड, यानी कि रोड का डेवलपमेंट का इतिहास क्या है। ओके, कैसे एंशियंट टाइम में रोड था, उसके बाद से कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और मॉडर्न टाइम में रोड यानी कि आजकल एक्सप्रेसवे, हाईवे तक रोड जो है कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसके हिस्ट्री पढ़ना है। ओके, तो पहले एंशियंट रोड था, ओके, रोमन रोड्स आया, देन फ्रेंच रोड आया, ब्रिटिश रोड आया एंड मॉडर्न रोड आ गया। ओके, तो ये सारे, तो फ्रेंड्स एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाईवे का डेवलपमेंट। ओके, ये भी इसका भी बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यानी कि नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे, लखनऊ
तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा है डिस्कस एनी 3 मेथड। ओके, यहाँ पर 3 मेथड पूछा है। उसके बाद से यहाँ पर पूछा है कोई एक, यानी कि ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफली कहा है तो हो सकता है कोई एक मेथड पूछ ले या ब्रीफली कर दे। तो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में। ओके, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्लियर डेवलपमेंट। ओके, अर्लियर डेवलपमेंट क्या था? द ओल्ड मोड ऑफ ट्रेवल ऑब्वियसली वाज ऑन द फुटपाथ। जो ओल्डेस्ट मोड था ट्रेवल का, उसमें बेसिकली क्या था, ऑब्वियसली क्या था, ये फुटपाथ मेथड था। ओके, फुटपाथ था। एनिमल वेयर आल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट मेन एंड मटेरियल। आदमी और मटेरियल्स यानी कि मेंस और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता था एनिमल का। ओके, धीरे धीरे एनिमल के बाद क्या हुआ, पहिए का खोज हुआ, पहिए का माध्यम से ट्राली बनाया गया। उसके बाद से जो है कि ट्रांसपोर्ट करना पहिए के थ्रू यानी कि व्हीकल के थ्रू भी किया जाने लगा। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेटर। ओके, लेटर सिंपल एनिमल drawn vehicle were developed and this become a common and popular mode of ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो गया, एक प्रकार का कॉमन रूप से पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया जब व्हीकल का यूज किया जाने लगा विद जो है कि एनिमल। ओके, वेरी लॉन्ग पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हीकल दिस ब्रॉट अप द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अ हार्ड सरफेस फॉर दिस wheeled vehicle to move on। ओके, सच ए हार्ड, तो ये कब था, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, तो लगभग आपका 3500 BC के नियर में अबाउट हुआ था। ओके, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ आपका रोमन रोड्स हुआ। ओके, आप इसे याद रखिएगा सीरियल वाइज, यानी कि उसके बाद से रोमन रोड। रोमन रोड में क्या था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, जो रोमन सिविलाइजेशन था उसके दौरान जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो रोमन रोड्स थे। तो इसका फीचर्स क्या था बेसिकली उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वे आर बिल्ट ऑफ स्टोन, जो स्टोन से बने थे, ब्लॉक्स। ओके, एंड कंसिडरेबल थिकनेस, और एक कंसिडरेबल थिकनेस था। ओके, द मेन फीचर ऑफ रोमन रोड्स, इसके फीचर क्या थे, दे वर बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ। तो जो रोमन रोड्स था बेसिकली वह स्ट्रेट बनाया जाता था। ओके, स्ट्रेट बनाया जाता था कि बेटर जो है कि मिलिट्री ऑपरेशन के, मिलिट्री पर्पज से बेटर हो, इसके लिए रोमन सड़कों को जो है कि रोमन रोड्स को स्ट्रेट लाइन में कंस्ट्रक्ट किया जाता था। दे वर बिल्ट आफ्टर द सॉफ्ट सॉइल वाज रिमूव्ड, यानी कि जो भी सॉफ्ट सॉइल थे उसको जो है कि रिमूव कर दिया जाता था, एंड जो हार्ड स्ट्रेटम के रूप में स्टोन ब्लॉक्स यूज किए जाते थे। तो इसका फिगर भी देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर आपका फिगर बना रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है रोमन रोड्स। ओके, तो इसमें क्या है, जो सॉफ्ट सॉइल है उसको जो है कि इग्जाक्वेस्ट करके इसको बाहर कर लिया गया है। उसके प्लेस पर क्या कर दिया गया है, आपका सबसे नीचे जो है स्ट्रेटम पर बड़े बड़े यानी कि पत्थर, ओके, ब्लॉक्स, स्टोन ब्लॉक्स, लार्ज फाउंडेशन स्टोन इन लाइम मोटार, ओके, रख दिया जाता है। उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर हैं। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रोकन स्टोन इन लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट यहाँ पर जो है फिल कर दिया जाता है। साइड से एक कर्व स्टोन लगा दिया जाता है ताकि जो बाहर की सॉइल है इधर अंदर ना आए। ओके, तो इसे हम बोलते हैं कर्व स्टोन, इस पत्थर को। ओके, तो कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, और ऊपर से टॉप से जो है कि अगेन जो बड़े बड़े पत्थर थे, ओके, ब्लॉक्स थे, लार्ज स्टोन स्लैब को रख दिया जाता था 10 से 15 सेंटीमीटर थिकनेस में। ओके, टोटल अगर थिकनेस की अगर बात करें तो इसकी जितने चौड़ाई होती थी, आप एक मानक स्टैंडर्ड कोई चौड़ाई नहीं था रोड का स्टैंडर्ड। ओके, जितना भी विद में बनाया जा सकता था। ओके, बेसिकली आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करके आप जो है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लगभग 2.5 मीटर विद में। ओके, इस प्रकार से। और सबसे मेन पर्पज़ क्या है, इसकी जो डेप्थ है ये फिक्स है। ओके, कितना फिक्स नहीं, मतलब आपका
75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर, यानी कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है रोमन रोड का। ओके, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर थिकनेस में होता था रोमन रोड, जो कि काफ़ी आज के मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेसागुएट कंस्ट्रक्शन की। ट्रेसागुएट क्या है? बेसिकली फ्रांस में एक पियरे ट्रेसागुएट नामक जो इंजीनियर थे, इन्होंने डेवलप किया था इस रोड को। तो ये जो है कि कंस्ट्रक्शन का एक मेथड जो है कि बताया था फ्रांस में। इसमें क्या था, जो रोड था उन्होंने थिकनेस जो है कि डिसाइड कर दिया था 30 सेंटीमीटर। ओके, ट्रेसागुएट कंस्ट्रक्शन यानी ट्रेसागुएट जो रोड था उसकी थिकनेस इन्होंने निर्धारित कर दिया था 30 सेंटीमीटर का थिकनेस, जबकि आपने देखा रोमन में क्या था, 75 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक थिकनेस में हो सकता था, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, केवल 30 सेंटीमीटर का जो रोड का थिकनेस था ये डिसाइड कर दिया गया था। और दूसरी बात इसमें था, स्लोप दिया गया था। ओके, ताकि जो रेन वाटर है वो जो है कि रन करते हुए साइड ड्रेन बनाया गया था, इस साइड ड्रेन के थ्रू बाहर हो सके। ओके, तो आप कुछ इस प्रकार से बनाया गया था। और नेक्स्ट अगर बात करें कुछ इसके फीचर की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द मेन फीचर ऑफ ट्रेसागुएट प्रपोजल वाज दैट द थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड टू बी ओनली इन द ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ओके, फर्दर ड्यू टू कंसिडरेशन वाज गिवन बाय हिम द सब ग्रेड मास्टर कंडीशन एंड ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर, यानी कि सरफेस ड्रेनेज के लिए जो है कि साइड ड्रेन बनाया गया। ओके, सरफेस जो वाटर है उसको ड्रेन करने के लिए साइड में ड्रेन बनाया गया। और शोल्डर वार आल्सो प्रोवाइडेड क्रॉस स्लोप, एंड जो क्रॉस स्लोप दिया गया एक ड्रेन टू ड्रेन द सरफेस वाटर टू द साइड ड्रेन, यानी कि जो सरफेस वाटर है इस पर जो रोड पर उसको ड्रेन करने के लिए एक स्लोप दिया गया, शोल्डर स्लोप, जो 1:2 का था। जबकि अगर इसका बात करें इस रोड का, तो 1:45, जो कि इसमें दिया लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। इसके रेशियो में जो है कि कैम्बर इसे बोलते हैं बेसिकली। ओके, इस स्लोप को हम बोलते हैं कैम्बर, आगे हम डिस्कस करेंगे आगे यूनिट में। तो इसका जो स्लोप था आपका, जो क्रॉस स्लोप दिया गया 1:45 में दिया गया। ये था आपका ट्रेसागुएट रोड का कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट बात करें आपका मैकेडम कंस्ट्रक्शन। मैकेडम था द फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन द साइंटिफिक थिंकिंग, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग के बेस्ड पर यह एक फर्स्ट जो है कि मेथड था रोड कंस्ट्रक्शन का, मैकेडम कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या था, इसमें आप देखिए जो भी इसमें स्लोप देते थे, सरफेस स्लोप, यानी कि बेस में क्या था, सब ग्रेड सिंपल था। ओके, लेकिन जो आप सरफेस क्रॉस स्लोप देते थे टॉप पर देते थे। ओके, तो इसमें क्या था, ये वाला साइज जो है ठीक हो गया एज कम्पेयर टू सेंटर के। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, हम बॉटम से ही दे देते थे, यानी कि बॉटम से ही स्लोप को देते थे कुछ इस प्रकार से, यानी कि बॉटम में ही हम स्लोप देते थे, उसके अकॉर्डिंग ही पूरे क्रॉस सेक्शन की थिकनेस सेम होता था, यानी कि मैकेडम कंस्ट्रक्शन में। तो द फर्स्ट मेथड यह था जो कि साइंटिफिक थिंकिंग पर बेस्ड था। इट वाज रियलाइज दैट द स्ट्रेस ड्यू टू, इसमें क्या था, जो भी साइंटिस्ट थे उनको रियलाइज हुआ कि जो स्ट्रेस है टू व्हील ऑफ द ट्रैफिक गेट डिक्रीज टू द लोअर लेयर, यानी कि जो स्ट्रेस है वो टॉप पर अधिक होता है और धीरे धीरे बॉटम की साइड में, यानी कि जो लेयर्स है रोड का, वो डिक्रीज होता जाता है, यानी कि लोअर लेयर पर। ओके, तो इन्होंने अनुमान लगाया है जब लोअर साइड है, यानी कि टॉप पर क्या है स्ट्रेस अधिक है, लोअर पर क्या है कम है, तो लोअर पर जब स्ट्रेस कम आ रहा है तो ऐसे में क्या ज़रूरत है, बड़े बड़े पत्थर यूज करने की। ओके, इनका मानना ये था। तो क्यों ना इस बड़े बड़े पत्थर को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अच्छी प्रकार से कंपैक्ट करके जो है कि थिकनेस को इसको डिक्रीज कर दिया जाए, तो भी जो है कि बेटर होगा अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, यानी कि मैकेडम। ओके, तो इस बेस्ड पर जो है कि साइंटिफिक बेस्ड पर इन्होंने रोड को कंस्ट्रक्ट किया। इट वाज रियलाइज द स्टेट ड्यू टू द व्हील लोड ऑफ ट्रैफिक गेट डिक्रीज टू द लोअर लेयर ऑफ द पेवमेंट, एंड therefore it is not required to the provide large boulder and stone or shoaling course at the lower layer of the
पेवमेंट। ओके, जैसा कि हमने बताया द इम्पॉर्टेंस ऑफ सबग्रेड ड्रेनेज, इन्होंने बताया कि जो जो इम्पोर्टेंस है जो सबग्रेड की ड्रेनेज है उसको ड्रेनेज करने के लिए, जैसा कि आपका इस वाले रोड में से यानी कि ट्रेसागुएट में भी था सरफेस के वाटर को ड्रेनेज के लिए, इसमें भी उन्होंने बताया कि जो ड्रेनेज का सिस्टम है टॉप बनाकर बॉटम से ही यानी कि सबग्रेड से ही स्टार्ट कर दिया जाए, यानी कि सबग्रेड ड्रेनेज एंड द कंपैक्शन, ठीक प्रकार से कंपैक्ट किया जाए स्टोन को, रिकॉग्नाइज अ क्रॉस स्लोप ऑफ 136, इसमें क्या था क्रॉस स्लोप, उसमें था 145, इसमें क्या है 136, ये बता रहे हैं। ओके, वाज प्रपोज्ड फ्रॉम द सबग्रेड लेवल इटसेल्फ, यानी कि सबग्रेड पर भी 1:36 का जो है कि क्रॉस स्लोप दे दिया जाए। ओके, कंपैक्टेड लेयर ऑफ स्मॉलर साइज, जो कंपैक्टेड लेयर है स्मॉलर साइज में जो है कि लेयर्स को कंपैक्टेड करके यूज किया जाए स्टोन प्लेस्ट को एट द बॉटम कुड रिप्लेस द हैवी फाउंडेशन स्टोन, यानी कि हैवी जो स्टोन्स हैं उसके प्लेस पर छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं उसको कंपैक्ट करके यूज किया जाए तो बेटर रिजल्ट होगा। तो जैसा कि मैकेडम जो रोड है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ड्यू टू बेटर लोड डिस्पर्सन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपैक्टेड ब्रोकन स्टोन एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर साइज रिड्यूस द टोटल लोड थिकनेस, यानी कि जो थिकनेस को रिड्यूस कर देता है ऐसे यूज करने पर। ओके, कंस्ट्रक्शन का द साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन फॉर द टॉप लेयर वाज डिसाइड बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी अंडर द एनिमल ड्रॉन व्हीकल। ओके, तो आप कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो कि आपका है ब्रिटिश रोड, जिसे आप मैकेडम रोड भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या था जो डेप्थ है टोटल आपका 25 सेंटीमीटर का होता है ओवरऑल। ओके, अब इसमें डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे टॉप जो बॉटम है, बॉटम को बोलते हैं हम, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, जो बॉटम होता है इसे हम बोलते हैं सब ग्रेड। ओके, और इससे ऊपर वाले लेयर्स को बोलते हैं सब बेस, उसके ऊपर वाले को वियरिंग कोर्स, उसके ऊपर सरफेस लेपन किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सरफेस कोर्स 20 mm जो भी स्टोन्स है यूज किए जा रहे हैं और 50 mm थिकनेस तक, यानी कि सरफेस पर, यानी कि ए वाला आप ऊपर वाला है कितने mm का स्टोन्स ब्लास्ट यूज किए जा रहे हैं 20 mm का स्टोन ब्लास्ट, जो कि थिकनेस है इसका 50 mm का। ओके, इसके बाद नीचे वाला इसके कोर्स को 37.5 mm ब्रोकन स्टोन, यानी कि 37.5 mm का जो स्टोन यूज किया जा रहा है और जो थिकनेस है इसका आपका ये है 100 mm। ओके, टोटल कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, अब तक टोटल 5A और 10A 15 सेंटीमीटर हो गया। अब जो बॉटम है ए वाला, इसका जो साइज है आपका 50 mm का स्टोन ब्लास्ट यूज करते हैं बॉटम में। ओके, और इसका जो थिकनेस होता है 10 सेंटीमीटर का होता है। तो ओवरऑल रोड का जो थिकनेस हो गया 10, 10 और 5, यानी कि 25 सेंटीमीटर का ओवरऑल थिकनेस हो गया आपका मैकेडम रोड्स का, यानी कि जिसे हम ब्रिटिश रोड भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से कुछ, और जो साइड स्लोप है आपका 1:36 बताए थे। ओके, और बेसिकली आपने ये भी देखा कि ये जो है जो थिकनेस इस साइड में वही आपका सेंटर में भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो क्रॉस स्लोप है आपका बॉटम में सब ग्रेड में ही दे दिया गया है, ऐसा इस रोड की यानी कि मैकेडम रोड के जो है कि खासियत है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे ब्रीफली आउटलाइन ऑन हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। हाईवे डेवलपमेंट जो किया जा रहा है आजकल उसका जो ब्रीफली डिफाइन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ जयशंकर कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जयकर कमेटी। ओके, जयकर कमेटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एम रोड एंशियंट रोड इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इम्पॉर्टेंट जो है आपका जयकर कमेटी, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या था कि जब रोड का कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था तो 1927 में जब लगभग एक रोड को डेवलपमेंट के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। ओके, 1927 में रोड का कंस्ट्रक्शन करने के लिए भारत में एक जो है कि कमेटी का गठन किया गया। ओके, ट्रांसपोर्ट
सुविधा के लिए। इन्होंने यानी कि इस कमेटी क्या कहता है, ये कमेटी यह कहा कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस के साइट ऑफ वे से, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्वता के लिए जो सड़कें कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसकी जो देख रेख है, ओके, उसकी जो मेंटेनेंस है उसको जो है कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके, जो नेशनल रोड है, यानी कि जो आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे, जो भी रोड है, जो भी नेशनल राष्ट्रीय महत्व के लिए जो इम्पोर्टेंट्स रोड हैं उसका, उस रोड को जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए। ओके, उसकी देख रेख मेंटेन सेंट्रल गवर्नमेंट करे। ओके, जो सब लोकेलिटी था, जो सब लोकेलिटी रोड था वो, और जो सब बॉडीज़ थे उसमें यह कहा गया कि जो स्टेट हैं वो ठीक प्रकार से उसके देख रेख यानी कि मेंटेनेंस नहीं कर पा रही हैं। ओके, दूसरा ये कहा गया कि रोड के यानी कि हाईवे को डेवलपमेंट करने के लिए या रोड की मेंटेनेंस के लिए एक कमिटी की, ओके, कमिटी की गठन किया जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए। इन्हीं के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कि IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, इसका गठन किया गया। ओके, तो और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया कि जो रोड है उसको अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए एक फंड की जो है कि गठन किया जाए, यानी कि फंड जहाँ से जो है कि फंड आए, और इस फंड में पैसा कहाँ से आए ताकि रोड को ठीक प्रकार से डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने ये बताया कि जो पेट्रोल है, ओके, पेट्रोल पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएं, ओके, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए पेट्रोल के कंज्यूमर पर। जो भी पेट्रोल के कंज्यूमर हैं, जो भी पेट्रोलियम के कंज्यूमर हैं, उन पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएं और उसको जो है कि फंड में जो है कि रखा जाए, जिससे कि रोड का डेवलपमेंट हो सके, रोड का मेंटेनेंस हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो रोड है इसमें यानी कि 20% और 80% जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगा पैसा, और रोड के डेवलपमेंट का 20% जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सॉरी 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 80% जो है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगा इस फंड के लिए। ओके, तो ये सारे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम। और यू सॉल्यूशन वाज पास्ड बाय बोथ चैम्बर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर 1927 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि रोड की डेवलपमेंट के लिए भारत में एक कमेटी की गठन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि इन रिस्पांस टू द रिसोल्यूशन इंडियन रोड डेवलपमेंट कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट विद MR जयकर एज चेयरमैन, यानी कि जो कमेटी बनाया गया, ओके, तो उस कमेटी का जो चेयरमैन थे MR जयकर थे। इस कारण से इस कमेटी को हम कहते हैं जयकर कमेटी। ओके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन मेड बाय द जयकर कमेटी, तो जयकर कमेटी ने क्या बनाया जो मोस्ट रिकमेंडेड, तो हमने जब से जो कि अभी बताया आपको, द रोड डेवलपमेंट इन द कंट्री शुड बी कंसीडर एज अ नेशनल इंटरेस्ट एज दिस हैज बिकम बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। ओके, नेक्स्ट करा है द एक्स्ट्रा टैक्सेस शुड बी levied on petrol from the road users to develop a road डेवलपमेंट फंड कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड, यानी कि जो इसके लिए फंड बनाया जाएगा, सेंट्रल रोड फंड बनाया जाएगा, और इस जो पेट्रोल के कंज्यूमर्स हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाएं, ओके, रोड को डेवलपमेंट के लिए। ओके, द सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी, एक सेमी ऑफिशियल जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाए जो कि रोड के डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन करे, ओके, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे। तो इसी के क्रम में जो है कि IRC का गठन किया गया। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बॉडी शुड बी फॉर्म टू पूल टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड to act as advisory body on the various aspect of road. Okay, a research organization should be instituted to carry out the research and development work and to be available of
कंसल्टेशन। तो ये था आपका जयकर कमेटी ओके का जो रिपोर्ट था, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपके राइट शार्ट नोट ऑन। तो कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेंट्रल लोड फंड, जैसा कि इसी में जयकर कमेटी में डिस्कस किया गया। तो क्या होता है सेंट्रल लोड फंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि इनके जयकर कमेटी के एडवाइजरी के बाद जो है कि रिपोर्ट के बाद जो है कि बनाया गया ओके। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये भी एक पार्ट है ओके। नेशनल हाईवे एक्ट क्या होता है, तो हाईवे रिसर्च बोर्ड, ये सारे जो हैं कि आप देख पा रहे हैं पूछा था सेंट्रल रोड फंड। हो सकता है आपसे इन चारों में से इस बार पूछ ले, तो यानी कि हम पांचों को जान लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट है आपका CRF, सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड के बारे में जैसा कि हमने बता भी दिया, सेंट्रल रोड फंड वाज फॉर्म ऑन 1 मार्च 1929 ओके, आफ्टर जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इसका गठन किया गया। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ CRF, इसकी जो सोर्स हैं इनकम की, जो मेन सोर्स हैं, ये चार्ज एंड एक्स्ट्रा टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल ओके। एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएँ कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल पर, जो पेट्रोल के कंज्यूमर हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाया जाए ओके, इसके फंड के लिए, इसके मेन सोर्स इनकम के लिए ओके। टू बिल्ड अप CRF, यानी कि सेंट्रल रोड फंड को बिल्ट अप करने के लिए इसमें जो है कि 20% जो है कि जो फंड है वो जो प्रोवाइड करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, और जो 80% होगा वो जो है कि कलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ओके। द होल मैटर रिलेटेड टू अकाउंट इन मेंटेन्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रिवेन्यू, यानी कि पूरे जितने भी ये फंड है इसकी देख रेख के लिए एक जो मेंटेनेंस के लिए जो नियुक्त किए जाएंगे वो होंगे अकाउंटेंट जनरल ऑफ सेंट्रल रिवेन्यू ओके। द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर ओवर CRF इज एक्सरसाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो अंडर में होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा ओके। इंडियन रोड कांग्रेस की बात करें तो ये भी जो है कि जयकर कमेटी के बाद ही इसका भी गठन किया गया। इंडियन रोड कांग्रेस का बेसिकली काम क्या होता है कि यह जो है कि जो भी रोड बन रहे हैं ओके, हाईवे जितने भी बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, इसके लिए स्टैंडर्ड जो है कि वैल्यू प्रोवाइड करना ओके। इसके लिए जो है कि डाटा प्रोवाइड करना, रिसर्च करना इसके बारे में क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए ओके। तो ये सारी जो है कि प्रोवाइड करता है इंडियन रोड कांग्रेस ओके। तो अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इंडियन रोड कांग्रेस वाज formed in the year of 1934, was registered in the year of 1937 under the Registration Act okay. The main function of the IRC was act as the forum for the regular pooling of the टेक्निकल नॉलेज ओके, टेक्निकल नॉलेज के लिए प्रोवाइड करने के लिए ओके, फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री ओके। IRC performs various planning and also it become the most important agency to provide the standard and specification of road construction okay। रोड कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन जो भी डाटा होंगे वो प्रोवाइड करेगा ओके। इट द IRC पब्लिश जर्नल रिसर्च पब्लिकेशन standard specification guideline and other special publication on the various aspects of highway इंजीनियरिंग। तो ये सारे चीज़ें हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कहीं कहीं जब आप डिज़ाइन करेंगे हाईवे में तो IRC के अकॉर्डिंग जो है कि आप ऐसे सुपर एलिवेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग रीजन में ये प्रोवाइड करता है कि कौन से रीजन में क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जो है कि हाईवे इंजीनियरिंग के लिए ओके। तो ये सारे प्रोवाइड करना IRC का काम है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के अंडर में यानी कि IRC के अंडर में एक डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया। इन द ईयर ऑफ 1950 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड एट द न्यू दिल्ली फॉर रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। इट मे बी इंडिकेट that one of the recommendation of Jayakar committee report was to set up a central organization for research and
डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो रिसर्च वगैरह के लिए जो भी ये डाटा हैं इसके लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ओके, द CRRI इज वन ऑफ द नेशनल लेबोरेटरी। ओके, यह एक लैब है बहुत बड़ा। ओके, रिसर्च का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, इट the institute is mainly engaged in the applied research and offers technical advice to state governments and the industries of various problem concerning roads। ओके, तो एक क्या है, एडवाइस प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को एंड इंडस्ट्रीज को। ओके, नेशनल हाईवे एक्ट क्या होता है, तो इसका जो गठन किया गया 1956 में। ओके, नेशनल हाईवे एक्ट वाज पास्ड। द मेन फीचर ऑफ, जो इसके मेन फीचर हैं, द रिस्पांसिबल ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो रोड के नेशनल हाईवे हैं, आपने सुना होगा नेशनल हाईवे, तो उसका जो मेंटेनेंस का और डेवलपमेंट का जो काम होता है वो नेशनल हाईवे का ही होता है, उस नेशनल हाईवे के अंडर में आता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी अदर हाईवे। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोड है, अगर डिक्लेयर करना कि कौन सा रोड जो है कि नेशनल हाईवे होगा, उसके बारे में डिसाइड करने का काम वो आपका नेशनल हाईवे का ही होता है। ओके, आर ओमिट एनी द एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे फ्रॉम द लिस्ट। ओके, तो ये सारे जो है कि नेशनल हाईवे के काम होते हैं जिसका गठन 1956 में किया गया था। ये सारे याद रखेंगे। ये पूछता है IRC का गठन कब, यानी कि कंपटीशन में। ओके, तो ये आप नेक्स्ट आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड। The Highway Research Board in the Indian Road Congress was set up in 1973 with view to the give proper direction and guidance to road research activities in India। जो भी रोड के रिसर्च हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको प्रॉपर गाइडेंस और डायरेक्शन के लिए इसका गठन किया गया था हाईवे रिसर्च बोर्ड का। ओके, द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ नेशनल बॉडी for coordination and the promotion of highway research। The objective of highway research board are to ascertain the nature and extent of research required। Okay, the correlative research information for various organizations in India and abroad with a view of exchange publication and information on the road to conduct correlation service। Okay, to collect and disseminate result on research, the to channelize the consultative services। ओके, तो ये सारे हो गए आपके हाईवे रिसर्च से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यूनिट 1 का जो सेकेंड पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कारण से हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का जो सेकेंड पार्ट होगा उसे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।